श्री अरविंद साहित्य संचय, पेज 535। ये श्री अरविंद का लाइफ डिवाइन का सेकंड वॉल्यूम। सप्तविध अज्ञान और ज्ञान। एक समग्र ज्ञान अस्तित्व के सभी पक्षों के अलग अलग सत्य का और प्रत्येक के सर्व के साथ संबंध में सत्य का और सर्व के आत्मा के सत्य के साथ संबंध का ज्ञान होना चाहिए। अस्तित्व के सभी पक्षों के अलग अलग सत्य, और पहले ये समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे डिवाइन के पक्ष हैं और उसी के रेफरेंस से हैं। पहले तो ये इंडिपेंडेंटली वो नहीं है, अलग अलग भी है तो डिवाइन के रेफरेंस से ही उनका सत्य है। तो अस्तित्व के सभी पक्ष ये अलग अलग सत्य का और प्रत्येक के सर्व के साथ संबंध में सत्य का, और ये अलग अलग पक्ष सर्व, टोटलिटी, ऑल, उसके साथ संबंध में इनका जो सत्य है वो मतलब सारों के साथ ये एक तालमेल में किस तरीके से हैं। एक अंग आपके शरीर का है, उसका अपना सत्य है और पूरे शरीर का अपना सत्य है, और पूरा शरीर भी जो है आपके बीइंग का एक अंग है, और आपके बीइंग का अपना क्या सत्य है। वो बीइंग जो है एक ग्रेटर लार्जर यूनिट है, उसका अंग है, उसका अपना सत्य है। पर चूंकि हम अज्ञान से ही, अच्छा ये तो हो गया प्रत्येक का सर्व के साथ और सर्व का आत्मा के सत्य के साथ संबंध, और फिर बाद में जो ये कलेक्टिविटी है, ऑल है, उसका आत्मा के सत्य के साथ क्या संबंध है। ये रोजमर्रा में सुनने तो आती है, सब आत्मा है, सब ये है, पर प्रैक्टिस में आती नहीं, इसलिए गहनता से इस पे विचार करने पे ही, अदरवाइज तो इसका कुछ समझ में, सत्य क्या मतलब सत्य का कोई सेंस तो इसका आता नहीं कि हर का कोई अपना एक सत्य है, ट्रुथ है उसका, और इनफैक्ट वो ही एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ है और कोई दूसरा कार्य नहीं है। यहाँ और कोई दूसरा कार्य नहीं है। और अगर आप ये समझ जाओ कि ये सत्य की ही अभिव्यक्ति के लिए है, तो कोई चीज अनुचित नहीं है उस तरीके से। बस ये है कि आप उसको उसके स्थान पे नहीं रख पा रहे। आपके अंदर रस लेने की, सुख लेने की है, तो उसका अपना एक सत्य है और उसको उचित स्थान पे रखने की आवश्यकता है। किसी चीज से श्रिंक करने की, किसी चीज से पीछे हटने की, इनमें से किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे, हमने ये बात करी थी, जब तक व्यापकता का ज्ञान नहीं हो, सर्व का ज्ञान नहीं हो, तब तक इंडिविजुअल का भी सही नहीं आ सकता। अगर आपको ये सेंस न हो कि एक पूरी देह है, तो उसमें कोई एक अंग है, वो एक अंग का पता ही नहीं लगेगा। आपको जब तक व्यापक पिक्चर का पता नहीं हो, तो आप कहाँ हो, बात क्या है, इसका सेंस नहीं आएगा। और उसका एक का सत्य अपने आप में रियल ट्रूथ उसका जो है वो जान लेते हो किसी एक व्यक्ति का, और उसकी वास्तविक बात है उसकी स्पिरिट, उसकी अंतरात्मा। और ये भी जान लेते हो कि एक का सत्य सर्व के सत्य के साथ एक है, अलग नहीं है। मतलब एक का जो सत्य है, ये खंड खंड हम कर रहे हैं, इससे सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यूं तो कह दे सत्य है उसका, पर ठीक है, पर अब पहुंचे कैसे उसमें, क्या करें उसका। ये मान भी लेते हैं ये सत्य है, तो अब करें क्या इसका। पर पहले तो ये कि इंडिविजुअल उसका पक्ष है, उसका सत्य है, उसका सारों के साथ मिलके सत्य है, और उसका फिर बाद में सर्व के आत्मा के सत्य के साथ उसका अपना एक सत्य है। पर चूंकि हम अज्ञान से ही ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हमें सबसे पहले अज्ञान की गुप्त प्रकृति और उसके प्रसार की पूरी हद की खोज करनी पड़ी। हम अज्ञान से ही ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हमें सबसे पहले अज्ञान की गुप्त प्रकृति और उसके प्रसार की पूरी हद की
खोज करनी पड़ी। हद मतलब उसका एक्सटेंट। हाँ, मतलब उसकी किस सीमा तक ये है, हद क्या है उसकी। यदि हम इस अज्ञान को देखते हैं जिसमें सामान्यतः हम भौतिक, देशगत और कालगत, देशगत तो है स्पेशियल, स्पेस से संबंधित, और कालगत टाइम से संबंधित, विश्व में अपने पृथक अस्तित्व की परिस्थिति में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका अंधतर पक्ष, चाहे हम उसे जिस भी दिशा से देखें या उसके पास जाएं, अपने आप को एक बहुपक्षीय आत्म अज्ञान के तथ्य में परिणत कर देता है। चूंकि हम अज्ञान से ही ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं है, ये तो हम ऊपर से बात करते आए हैं। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो अति चेतन है, वो आके कैसे यहाँ पृथककारी चेतना के अंदर बिल्कुल विपरीत हो गया। अच्छा, उससे अब टटोलते हुए हम दोबारा चल रहे हैं कि कहाँ है, क्या बात है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अज्ञान की गुप्त प्रकृति और उसके प्रसार की पूरी हद की हमें खोज करनी पड़ी। तो यहां टटोलते हुए, तो ये आप टटोल रहे हो, अज्ञान से बढ़ रहे हो, इसलिए आपको अज्ञान की गुप्त प्रकृति क्या है, यहां सारी हम हदें, हद इन दी सेंस सीमाएं टटोल रहे हैं। क्यों? अंधा आदमी और क्या करेगा भाई अज्ञान के अंदर, और क्या करोगे। तो सबसे पहले अज्ञान की गुप्त प्रकृति, और ये बाद में पाओगे कि ये अज्ञान भी सुप्रीम अति चेतन ही था, पर ये तो निष्कर्ष में पाओगे, पहले कहां से पालोगे? अज्ञान की गुप्त प्रकृति, क्योंकि और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। उसी के अंदर सुप्रीम आपकी कॉन्शियसनेस जो है, इंटेलिजेंस है, वो सारी की सारी उसके अंदर निवास करती है। ये जब आप इससे निकल जाओगे तब आपको पता चल जाएगा, पर अभी तो नहीं, क्योंकि जहां से शुरू कर रहे हैं वो अज्ञान है। तो सबसे पहले अज्ञान की गुप्त प्रकृति और उसके प्रसार की पूरी हद की खोज करनी पड़ी। पूरा उसका कितना स्कोप है, एक्सटेंट क्या है उसका। यदि हम इस अज्ञान को देखते हैं जिसमें सामान्यतः हम भौतिक, देशगत, कालगत विश्व में अपने पृथक अस्तित्व की परिस्थिति में रहते हैं, भाई इसमें से कौन सा व्यक्ति यहां पैदा हुआ वो कह रहा है कि मैं पृथक अस्तित्व नहीं हूं। इंडिविजुअल तो है ही वो, कोई भी हो चाहे। तो इस टाइम और स्पेस में और भौतिकता में बंधा कोई भी इंडिविजुअल, और तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं उठता, नहीं साहब वो दूसरे भी हैं, ये तो वो तो है ही नहीं, उसकी क्या बात करें, जो यहाँ टाइम और स्पेस और इस फिजिकलिटी के अंदर। अदरवाइज दूसरे लोकों में मान लो प्राण के तत्व का कोई बना हुआ है, या माइंड के लोकों में माइंड के तत्व का बना हुआ है, पर वो फिर बाद में आपके देश और काल इसमें नहीं है। तो उसका अपना जो भी ज्ञान अज्ञान जो रहता होगा, या उस पर लागू होता भी होगा या नहीं होता होगा, वो जाने। पर अभी जिसके अंदर हम हैं, तो भौतिक, देशगत और कालगत विश्व में अपने पृथक अस्तित्व की परिस्थिति में रहते हैं, एक एक सेपरेट एग्जिस्टेंस में हम रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका अंधतर पक्ष, चाहे हम उसे जिस भी दिशा से देखें या उसके पास जाएं, मतलब इतनी वास्ट रियलिटी है, या जो भी पक्ष है उसका, जिस भी दिशा से देखें या उसके पास जाएं, अपने आप को एक बहुपक्षीय आत्म अज्ञान के तथ्य में परिणत कर देता है। अंधतर पक्ष, किसका अंधतर पक्ष? अपने आप को आत्म अज्ञान के तथ्य में परिणत कर देता है। अंधतर पक्ष, उस अंधतर पक्ष को हम जिस भी दिशा से देखें या उसको अप्रोच करें, अपने आप को एक बहुपक्षीय आत्म अज्ञान, और वो बहुपक्षीय श्री अरविंद यहां कहेंगे सेवन फोल्ड।
ये आत्मज्ञान है। और ये यहां नीचे से देखने से पता चलेगा नहीं। तो इसको बहुपक्षीय क्यों बोल रहे हैं? ये बहुपक्षी हो गया, 7 लेयर्स तो हो गई। ये इसको एक एक को फिर बता देंगे कि भी ये 7 कौन कौन सी हैं। बहुपक्षीय आत्मज्ञान। और ये उन्होंने ऊपर से देखा तो बता सकते हो, नीचे वाले अगर सबसे छोटे दायरे में आप अटके हुए हो, आपको सातों दिखने चाहिए ना। तो आप एक ऐसी चेतना में जा रहे हो यहां जहां आप इन सातों को देख सकते हो, तो ही आप कह सकते हो कि ये सात हैं। चाहे ये है कि भाई आप एक विवेचन करके डीप, और उससे फिर देख रहे हो नहीं ये है, तो ये आत्मज्ञान के तथ्य में परिणत कर देता है। हम उस निरपेक्ष से अनभिज्ञ हैं। तो पहला ये होने हो गया। क्या है? हम उस निरपेक्ष से, इसमें क्या करें, एब्सोल्यूट। वी आर इग्नोरेंट ऑफ द एब्सोल्यूट। ये पहला आपका अज्ञान, बहुपक्षी आप कह रहे हो, उसमें पहला ये हो गया। हम उस निरपेक्ष से अनभिज्ञ हैं जो समस्त सत्ता और संभवन, बिकमिंग का स्रोत है। बिकमिंग मतलब एक तो बीइंग और एक बिकमिंग। आपके बीइंग में कितने महान हो आप, बिकमिंग में कितनी चीज ला सकते हो आप। अगर ज्यादा से ज्यादा भी लेके आओ तो भी बीइंग तो हमेशा ही आपके बिकमिंग से लार्जर रहेगा। मतलब आप जो मैनिफेस्टेशन के अंदर लेके आए, वो आपके बीइंग को सुपरसीड नहीं कर सकता। वास्तव में आपका कुछ वर्थवाइल बीइंग है तो किसी कलाकार की कृति जो है वो कभी भी कलाकार से ऊपर नहीं जा सकती। कृति तो कृति ही है, कितनी भी सुप्रीम हो तो भी कलाकार तो उससे ऊपर ही रहने वाला है। तो समस्त सत्ता और संभवन का स्रोत है बीइंग का और बिकमिंग का। इन सारों का स्रोत है एक एब्सोल्यूट, उससे हम अनभिज्ञ हैं। पहली, हम सत्ता के आंशिक तथ्यों, संभवन के कालगत संबंधों को अस्तित्व का संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। वह पहला मूल अज्ञान है। आंशिक जो तथ्य हैं, संभवन के कालगत संबंधों को, मतलब इस काल के अंदर, इस टाइम के अंदर हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कालगत संबंध कौन से हुए संभवन के। आपको लगता है कि यहाँ वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा, इसमें आप हुए, ग्रो किए, ये किए, सारी बातें काल की हैं। तो संभवन के कालगत संबंध, आपको अपने बीइंग का पता नहीं, खाली जो बिकमिंग है और बिकमिंग के अंदर कालगत संबंधों को अस्तित्व का संपूर्ण सत्य मान लेते हो, और सत्ता के आंशिक तथ्यों, और वास्तव में आप जो बीइंग है उसका पता नहीं, कि आप स्पिरिट हो इसका सेंस नहीं है, तो भी कितना को बहुत आंशिक ही आता है। तो ये पहला मूल अज्ञान है। आप आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि उनको साक्षात्कार हुआ, पर शरीर का वजन तो फिर भी रहा है। कोई भी आया है शरीर ने तो उसको कोई भौतिक तत्व तो अभी बना हुआ है ही, नहीं तो सुप्रामेंटल की आवश्यकता क्या है। आप अपनी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में कहीं भी चले गए वो एक बात है, पर संभवन का सत्य तो वहीं का वहीं पड़ा है। बीइंग का आपने साक्षात्कार कर लिया, वो भी आप वास्तव में नहीं कर सकते जब तक कि आप बिकमिंग वाली इस कड़ी को सही नहीं कर लो। इसलिए इसको आधे बीच के अंदर छोड़ के कोई सोचे कि मैं इसको चला जाऊं, अब कोई आत्मा पर्टिकुलर करती होगी, पर जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन हुआ, क्योंकि वही कड़ी हम ट्रेस करके लेके आ रहे हैं कि पूर्ण जो एकात्मकता थी, जहां आप अति चेतन से आ रहे हो और पृथककारी ज्ञान से एकदम कैसे ऐसे बन गए, तो ऐसे के अंदर भाग के जाने का तो कोई मतलब निकलता नहीं। भाई ये तो एक सउद्देश्य ये कार्य हुआ है, कोई पर्टिकुलर चला जाता होगा और वो भी कहाँ जाता होगा पता नहीं।
ये नहीं जानते। ये लोग कहते हैं इससे जन्म मृत्यु से परे चले गए, पर कहाँ चले गए, वहां उनकी एग्जिस्टेंस हो गई, वो और बुरी है। आप अगर उन स्वर्गों की बात करो जहां न ऊपर जा सकते न नीचे जा सकते, टाइपल जगत है जो फ्रीज हो रहे हैं एक जगह, वो तो और भयावह स्थिति, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तो है नहीं। एक्चुअल में अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए, इस गुत्थी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जैसी है उस रूप में स्वीकार करो, और आपके पास जो सुप्रीम पावर भीतर बैठी है उसको काम में लेके, और वो कोई भागने के लिए थोड़ी आई है। तो ये मूल अज्ञान, हम देशातीत, कालातीत, अचल और अक्षर आत्मा से अनभिज्ञ हैं। देश से परे, काल से परे, अचल और अक्षर, यहां तो हम म्यूटेबल सत्ता से संपर्क रखते हैं। इसीलिए ये प्रचलन में था, और अब भी जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो कह रही है, रे इसको क्षर को छोड़ के इम्यूटेबल के अंदर चले जाओ, अक्षर के अंदर चले जाओ। यहां तो ये सारी की सारी ट्रांजिटरी चीजें हैं, ये म्यूटेबल हैं। तो अक्षर आत्मा से अनभिज्ञ हैं। हम काल और देश में वैश्विक संभवन की निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन को ही अस्तित्व का संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। यह दूसरा वैश्व अज्ञान है। पहला मूल अज्ञान, दूसरा वैश्व अज्ञान। क्या है वैश्व अज्ञान? कि वैश्विक संभवन, विश्व के अंदर जो बिकमिंग हो रही है, बिकमिंग मतलब जो मैनिफेस्टेशन में आ रहा है, उसकी निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन, उसके पीछे अचल अक्षर देशातीत कालातीत आत्मा क्या है वो नहीं जानते। हम व्यक्ति के बाहरी उसके व्यक्तित्व से मिलते हैं, उसके भीतर देशातीत कालातीत अचल अक्षर आत्मा क्या है, इस विश्व में क्या हो रहा है ऐसा जो लास्टिंग है, रूपों के परिवर्तन के भीतर भी ऐसी कौन सी चीज है जो अचल और अक्षर बनी हुई है, ये एक वैश्व अज्ञान है। हम अपने वैश्विक स्व, वैश्व अस्तित्व, वैश्व चेतना से, समस्त सत्ता और संभवन के साथ हमारी अनंत एकता से अनभिज्ञ हैं। हम अपनी सीमित अहम मानसिकता, प्राणिकता, भौतिकता को अपना सच्चा स्व मान लेते हैं, और उसके अलावा अन्य सभी चीजों को गैर स्व मानते हैं। यह तीसरा अहम अज्ञान है। इनफैक्ट अभी तो यहां सबसे भयंकर बात क्या हो गई, भौतिकता को अपना स्व मान लिया। आज जो प्रॉब्लम चल रही है, भौतिकता मतलब इसके अंदर भी सबसे निम्नतम जो स्पेक्ट्रम में जो चीज खड़ी है, उस भौतिकता को मान लिया। और उस भौतिकता के आधार पे, जब भौतिकता हम कहते हैं तो जड़ भौतिक शरीर नहीं, जिसके अंदर प्राण प्रवेश नहीं, तो प्राण अगर नहीं होगा तो मर जाएगा। निष्प्राण देह को कौन या क्या करेगा उस निष्प्राण देह का? पर बस उतने ही प्राण से आप सरोकार रखते हो जितना कि उसको अनुप्राणित करने के लिए उसमें आ जाता है, तो आप कंफर्ट ढूंढते हो। मतलब जो शरीर को अनुप्राणित करने के लिए जितना निम्न प्राण है, कि उच्चतर प्राण की भी हम बात नहीं करते, उच्चतर प्राण तो अभियान प्रिय है, साहस के कार्य कर सकता है, छोटे काम नहीं करेगा। प्राण के उच्चतर कार्य भी हैं, जो अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देने में भी बहुत आनंद लेता है। देश के लिए अपने आप को पूरा मिटा दिया, उसमें प्राण ही करेगा ये काम, ये माइंड का काम नहीं है। ये प्राण उसके लिए भी आपको शक्ति दे देगा, कोई भी महत् कार्य है उसके लिए ये एनर्जी देगा। तो अभी जो जिससे हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया, वो तो इनमें सबसे नीचे है। आप अगर अपने आप को मानसिकता भी मानो तो भी बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। अभी तो निम्न भौतिकता ही मान रहे हैं एक तरीके से, सारी संस्कृति जो है वो इसी पे अटकी हुई है अभी तो। और प्राणिक भी जो है ना, आप क्या उसको उपयोग कर रहे हो वो आपको उपयोग कर रहे हैं, हम थोड़ी उपयोग कर रहे हैं उनका। मेरे ये विचार आ गया, मेरा देश, और वो अगर देश की भी बात करो तो उसको संकीर्ण खाली ये, अरे तो तुमने एक अंग को बचा लिया दूसरों की एवज के ऊपर।
बस मेरा तो मैं तो पेट से सरोकार रखता हूं। तो पेट से तो सरोकार रखता है दूसरे वालों से सरोकार, मतलब ये पूर्ण है। जब तक पूर्ण की चेतना नहीं आएगी, आप एक से सरोकार भी नहीं रख रहे हो, सच्चा है नहीं वो बात। तो सीमित अहम में मानसिकता, प्राणिकता और भौतिकता को अपना सच्चा स्वयं मान लेते हैं, और उसके अलावा अन्य सभी चीजों को गैर स्वयं मानते हैं। या तीसरा अहम में अज्ञान है, ईगोइस्टिक इग्नोरेंस है ये। तो एक तो फंडामेंटल सबसे पहली, दूसरी वैश्विक, तीसरी अहम में। हम काल में अपने शाश्वत संभवन से अनभिज्ञ हैं। हम काल के एक छोटे से अंतराल में, देश के एक छोटे से क्षेत्र में, इस छोटे से जीवन को ही हमारा आदि, मध्य और अंत मान बैठते हैं। ये जो छोटा सा जीवन है, इसी को बस यही है जो है सो। ये चौथा कालगत अज्ञान है, और इसकी जरूरत भी है एक स्तर के ऊपर। कि आप इसको अगर ये नहीं मान बैठो और गलती से आपके अंदर और दूसरे आयाम खुले नहीं हो, और आप ये कह दो नहीं मेरे पास तो इटर्निटी है, तो इंटेंसिटी कौन देगा आपको? मृत्यु आपको रिमाइंड करती है। आप बार बार ये कहते हो अरे समय क्यों खराब कर रहे हो, मतलब इसमें समय क्यों खराब करना चाहिए? किसी न किसी रूप में आपको मृत्यु रिमाइंड करती है बार बार, तेरी एज हो गई, अरे अब तो समझ, मतलब किसी भी रूप में, चाहे सूक्ष्म या डायरेक्टली। और व्यक्ति को अकल भी आ जाती है, अरे मैंने ये क्या किया। उसको भी ये लगता है कि जीवन भर, अगर ये जीवन का कॉन्सेप्ट न हो तो इंटेंसिटी कौन दे, और इससे मुक्ति भी कौन दे? आपको ये कह दिया कि जरा है, मतलब बुढ़ापा है, वो तो आ जाएगा, मृत्यु नहीं आएगी। जर्जर तो होते जाओगे, मृत्यु का जो आपको डिलीवरेंस है वो प्राप्त नहीं होगा। आप कल्पना करो कैसी भयावहता हो जाएगी। अभी क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उससे जो आशा की जा रही है वैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो वो विघटन की ओर चला जाता है एक सीमा के बाद में। तो ये चौथा कालगत अज्ञान है, जो इस छोटे से जीवन को ही आदि, मध्य और अंत मान बैठता है। और इसीलिए आपके सारे भजन, सारी वाणियां उसमें कहीं न कहीं कि रे ये जन्म का क्या किया तूने, ये जन्म तूने खराब कर दिया, तेरे को ये मिला था किसी कार्य के लिए। और इतनी इंपॉर्टेंस मानते हैं इसकी, और माँ स्वयं ये कह रही है कि इसी जन्म में हम संसिद्ध करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम कोई और जन्म ले लेंगे, बाद वाले में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे बाद वाले में? क्यों कर लेंगे बाद वाले में? हम तो अभी करेंगे। तो 4 एड्स के अंदर श्री अरविंद बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक एड लास्ट का जो बता रहे हैं, काल। शास्त्र है, गुरु है, उत्साह है, और काल है। तो काल के विषय में आइडियल आपका एटीट्यूड साधक का क्या होना चाहिए? कि आपके इंटेंसिटी तो ये हो कि मेरे को अभी संसिद्ध करना है, इसी क्षण मेरे को तो संसिद्ध करना है। ये इंटेंसिटी एक साधक को चाहिए, यदि वो जाना चाहता है। यदि ये इंटेंसिटी नहीं है, और वो कहता है हमको साधना तो करनी पड़ेगी, पर अभी तो देखो नाश्ता सामने है, अभी तो मेरे ये मुद्दा सामने है, वो मुद्दा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर ये इंटेंसिटी आपकी नहीं है तो कहीं नहीं जाओगे। ये इंटेंसिटी रख के भी कहीं चले जाओ तो भी बड़ी बात है, ये नहीं है तब तो खैर आप इस खेल में ही नहीं हो। तो आइडियल एटीट्यूड साधक का क्या है काल को लेके? कि उसको इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त भयंकर इंटेंसिटी हो कि मेरे को अभी संसिद्ध करना है, पर इंपेशेंस ना हो, धीरज नहीं छूट रहा उसका। वो ये मान के चलता है कि मैं शाश्वत हूं। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए आइडियल साधक के अंदर। आइडियल एटीट्यूड है ये। तो ये चौथा कालगत अज्ञान है। हम मान बैठते हैं ये आदि, मध्य और अंत बस यही है, ये छोटा सा। पर मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं हो तो लगभग मनुष्य जाति तो जैसी है वैसी है बस। अगर उसको ये नहीं बताया जाए कि भैया क्यों खराब कर रहा है अपने समय को। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति देखता रहे तेरी क्षमताएं क्षीण हो रही है, जल्दी कर ले जो करना है सो। और अब तो लाइफ स्पान आपका कम भी हो गया और तकलीफदायक भी हो गया। पहले तो आप जी रहे थे
और उसमें कोई ये ऐसे अकाल मृत्यु और ये इस तरीके की चीजें नहीं। ये अच्छी उम्र पा रहे थे, हेल्थ उनकी वैसे नहीं थी क्योंकि भोजन ठीक था। वृद्धावस्था तो आ गई, पर उससे जनित कोई चीजें हैं, पर वो उतनी नहीं। अब तो आपका जवानी जो है वो उस बुढ़ापे से ज्यादा पीड़ादायक है। अब तो एलिमेंट माँ के पेट से लेके आप आते हो, पीड़ाएं जो है उनके की, इनके एलर्जीज है, इनके ये है, लगभग के एलर्जीज तो एक कॉमन सी चीज हो गई। अगर आप ये ध्यान से देखिए, ये चीज है तो आपको अच्छी चीज सोचने का मौका ही नहीं देती है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं हेल्थ खींच लेगी आपको। हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई वर्थवाइल चीज चाहते हो तो आपके साधनों पे कार्य किए जाना, ईगोइस्टिक अटैचमेंट से नहीं। मैं भोजन उचित इसलिए कर रहा हूं भाई, मेरे को आगे ये काम करना है। जैसे एक खिलाड़ी है, एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कैसे इस भोजन को आसक्ति के रूप में नहीं लेता है, किस रूप में लेता है, साइंटिफिक स्पिरिट के अंदर लेता है। अपने जीवन की एनर्जी किस में लगानी है, क्या नहीं लगानी है। तो एक साधक क्या ऐसे कैसे लाइटली ले सकता है, जब ये प्रोफेशन आपको लाइटली लेने की वो नहीं देते अनुमति। एक साधक कैसे कर सकता है, पर साधक एक जो जनरल टर्म सो कॉल्ड साधक है, वही लाइसेंसियस जीते हैं वैसे तो, निरंकुशता के अंदर जीते हैं। बस हम तो जो हैं सो ही हैं। नहीं चल सकती ये बात, क्योंकि समय आपको टटोल लेगा, ये पूछ लेगा जब था आपके पास तब क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं पूरा अपने आप को लगाया इसमें। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये तो मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं, ये होती नहीं है बात, बहुत मुश्किल है। चला जाता है क्योंकि आपके पास निश्चित रूप से संभावना होती है, खड़े हो, लगाओ अपने आप को जो है सो। अरे बाहर की स्थितियां तो जैसी हैं वो रजिस्ट कर रही है, या जो भी है, आपका तो पूरा लगाओ, वो तो रजिस्ट करेंगी। पर मैं जो कर सकता हूं उतना तो पूरा लगा दूं इसके अंदर, पूरा ही झोंक दूं इसमें, पूरी चीज झोंकूं। ये चौथा कालगत अज्ञान है कि हम छोटे से इस दायरे को, इस एग्जिस्टेंस को, यहां तक कि संक्षिप्त कालगत संभवनीय अस्तित्व के भीतर भी हम अपनी विशाल और जटिल सत्ता से अनभिज्ञ हैं। मतलब चौथा अज्ञान तो है ही है, इस अज्ञान के भीतर भी संक्षिप्त कालगत संभवन है ना ये, कालगत संभवन मैनिफेस्टेशन, मतलब ये जीवन के भीतर भी हम अपनी विशाल और जटिल सत्ता से अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते इसकी जटिलता के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानते। उस सबसे अनभिज्ञ हैं जो हमारे भीतर हमारी सतह के लिए अति चेतन सुपर कॉन्शियंट, अवचेतन सबकॉन्शियंट, अंतः चेतन इंट्रा कॉन्शियंट, परिचेतन सरकम कॉन्शियंट। हमारी सतही जो चेतना है उसके लिए, जो सतह है उसके लिए अति चेतन ऊपर, अवचेतन नीचे, इंट्रा कॉन्शियंट भीतर, सरकम कॉन्शियंट इसको चारों तरफ से लपेटे हुए है, मतलब इसके परिव्याप्त है जिसको बोलते हैं। हम ऊपर से देखने में मानसीकृत अनुभवों के छोटे से चयन से संपन्न उस सतही संभवन को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान बैठते हैं। यह पांचवा मनोवैज्ञानिक अज्ञान है, साइकोलॉजिकल अज्ञान है। अरे भाई आप इस कालगत अभिव्यक्ति में आ गए, आपकी मृत्यु लागू हो रही है, ठीक है, पर मनोवैज्ञानिक अज्ञान में रहने की क्या जरूरत है। उसमें मनोवैज्ञानिक अज्ञान क्या हो गया? जी हमको पता ही नहीं कि आपके ये भाग हैं, और आप सबसे निम्न जो है उससे एसोसिएट कर लेते हो। अगर इसका सेंस हो, आप कर सकते थे क्या एसोसिएट। तो ये क्या कह रहे हैं, हम ऊपर से देखने में मानसिकृत अनुभवों के छोटे से चयन से संपन्न, छोटे से चयन को आप मान बैठते हो, उसी मापदंड से आध्यात्मिकता को, सारी चीजों को, जो आप बातें कर रहे हो एक चयन से ही तो कर रहे हो। आप किस आधार पे कोई ये सेंटेंसेज, आपको क्या पता कि ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है। भाई अभी क्योंकि कोई चीज टच नहीं कर रही अपने को, अभी कोई उदाहरण ऐसा देंगे जो हो सकता है मेरे को पता नहीं पर किसी के जीवन से टच करता हो, तो कह ना, क्योंकि उसके चयन के भीतर नहीं आ रही वो चीज, या आ रही है तो इगोइस्टिक रूप में आ रही है। हम क्या कह रहे हैं उसका तो पता ही नहीं उसको। तो एक छोटा सा मानसिकृत अनुभव का, यहां जितनी पद्धतियां हैं वो क्या हैं, विज्ञान ने आज तक जो भी पता किया है वो स्टेटिस्टिकली ये चीज इतनी बार होती है तो एक नियम स्वरूप मान लेता है। क्या जरूरी है वो नियम होना।
मानसीकृत अनुभव का छोटा सा चयन। तुम ऐसे जाते हो, अगर माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो, ये गियर आपको जरूरी है, इस तरीके से जाओगे, ठीक है। जगत में जीने का भौतिक रूप में आपकी जितनी भी ये चिकित्सा पद्धतियां हैं, क्या हैं ये? मानसीकृत अनुभव है, ऐसे करते हो, वो अनुभवों को जो इकट्ठा कर लेते हो वो एक पद्धति बन जाती है, आपके लिए ये अनुकूल है। ये अनुभव हुआ, अच्छा ये पहिया अगर गोल हो तो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस कम होती है, चौकोर होगा तो दिक्कत होगी। तो ये है क्या? वैसे ये सारे मानसीकृत अनुभव हैं, और इनको काम में लेने से कोई एडवांसमेंट आपके भौतिक संभवन में तो थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, और कोई दूसरी चीज में क्या रिलीफ दे देगा ये? आप जिसको एडवांसमेंट कह रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट किसका हो सकता है? खाली इसी का हो सकता है कि आपके जो मानसीकृत अनुभव हैं उनको भी पर ऑफर किसकी सर्विस में हो रहे हैं? फिजिकलिटी। तो इसने बेसिक इस पूरे फ्रेमवर्क को, ये सप्तविध जो 7 परतें हैं आपके अज्ञान की, इनमें से कौन सी वाली में फर्क लाया? इसमें तो कोई सी में कुछ भी नहीं किया इसने। अरे इस रूप से सोचो ना, इसने किया क्या वैसे? फंडामेंटली इसने क्या समझाया आपको? इसलिए शिक्षा कुछ कर ही नहीं रही। इस रूप से समझो, खाली ट्रिक्स हैं वो। फिर वो तो सारी चीजों से कोई मतलब है। नहीं, मतलब हो तो भी ये इसमें करें क्या? पर मतलब तो जिनको आध्यात्मिकता में जा रहे हैं उनको तो बहुत है, पर इसको तो रखा ही पहली बार इस तरीके से। हम ऊपर से देखने में मानसीकृत अनुभवों के छोटे से चयन से संपन्न उस सतही संभवन को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान बैठते हैं, उसको ही मान बैठते हैं संपूर्ण अस्तित्व। ये मनोवैज्ञानिक अज्ञान है। अब इसका ऊपर जो अज्ञान गया था उससे तो अलग हो गया ना ये। ये आप छोटा सा जो आपको अनुभव हुआ है, मानसीकृत अनुभव, क्योंकि आप दूसरी चीज को देख नहीं रहे, देख पा नहीं रहे। यहां रोज अपन ये कर पा रहे हैं, ये चीज हो पा रही है, तो भी अज्ञान का पर्दा ऐसा है कि हम चीजों को यथास्थान थोड़ी रख पा रहे हैं। हमारे क्या फर्क आ गया अभी जीवन में? वास्तव में अगर मूलतः देखो तो वही, वैसे कि वही वही धुरी, वही सारी चीज, वही टेस्ट। थोड़ा बहुत कोई अगर मुश्किल से हुआ है तो कोई, वो भी कितना है कितना नहीं है समय बताएगा, वो तो व्यक्ति अपना देखो टटोल के। जैसे श्री अरविंद ने कहा, जब मैं अधिमानस के अंदर गया, ऐसा महसूस हुआ कि बस आ गए अपन तो, सुप्रामेंटल में आ गए, अतिमानस में आ गए हम। पर उसके सच्चे रंग पता चल गए जैसे ही उसको मटेरियल फिजिकल के ऊपर लागू किया, तो ये नहीं है, नहीं आए। तो आपके अंदर जो चीज आई है, भाई अभी आप कह रहे हो हमारे में अंदर कुछ आया है, तो उसको प्रयुक्त करके देख लो, कहीं तो प्रयुक्त करके देखो उसको तटस्थ रूप से। वही टाइज, वही सारी चीजें, वही संलग्नता, वही उदाहरण जगत को देखने के, वही तरीके। ये अगर व्यक्ति उसके अंदर प्रसन्न है तो ठीक है, किसी को तो क्या दिक्कत हो सकती है। पर जिसमें ललक है वो मुड़ मुड़ के ये देखेगा, अरे ये क्या है ना, मैं स्वीकार नहीं करता इसको। हम अपने संभवन की सच्ची संरचना से अनभिज्ञ हैं। हम मन या प्राण या शरीर या इनमें से किन्हीं दो या तीनों को अपना सच्चा सिद्धांत, या हम जो हैं उसका पूरा लेखा जोखा मान लेते हैं। अभी तो शरीर को ही मान ले रहे हैं, प्राण तो किसका? प्राण उतना ही जितना शरीर के लिए जरूरी है, या उसके थोड़ा सा आसपास है। तो इसलिए ये शरीर ठीक रह जाए, मेरी कुछ सुहाती कहे, लोग अच्छा कहे, लोग कह रहे देखो मकान कितना अच्छा है, और आप भी उससे बड़े मैस्मराइज हो जाते हो, अरे यार तुम किस बात से प्रभावित हो रहे हो? ये तो कोई प्रभावित होने का, इससे पता चलता है हमारे अभी तक मानक क्या हैं। और तो चले थोड़ी गए, हम में से किसके चले गए ये मानक? हमारी तो अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है। इसलिए सच्ची महानता क्या है, उसके मानक क्या है, हम तो बिल्कुल उससे अनभिज्ञ हैं। महानता का सेंस तो नहीं है कि महान, भाई मैं तो कह रहा हूं डिफाइन करो महान मतलब, प्रॉपर उसको डिफाइन करो आप महानता। शब्दाडंबर मत करो कि ऊंची ऊंची बातें फेंक दी जिसका कोलाहल हो। पर मैं कह रहा हूं कहो एक महान मतलब ग्रेट। क्या ग्रेट क्या? फिर वही, फिर बाद में जो जनरली ये रेटरिक होती है उसी तरीके, महानता मतलब जिसको हमने चेरिश किया हो, अरे ये महान कोई आदर्श है, चीज है।
जिसके लिए आप अपने आप को भी महानता के लिए, कि बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे तो महानता का क्या पता। महानता के मानक तो भीतरी है ना, आंतरिक है। सूक्ष्म यदि कोई चीज कर रहे हो, आपने एक कृति करी वो बुद्ध वाली, अब उसको आपके आंखें ही नहीं हो तो आपको तो पता नहीं। या एक कोई आपने ऐसा एक्ट किया, महानता। क्योंकि महान चीज कोई कालगत हो, देशगत हो, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं कि कितने वर्षों तक रही उससे कुछ महानता कम या ज्यादा हो जाए, या कितने क्षण तक उसने अभिव्यक्त किया उससे महानता। भगवान तो बेचारा हमारे बीइंग में साइकिक तो कर ही नहीं पाता पूरे जीवन भर ही, तो उससे उसकी महानता कम होगी क्या। माता जी को किसी ने, माता जी ने कहा कि माइंड भी वैगाबॉन्ड है, घुमक्कड़ है। तो किसी ने पूछा जी साइकिक नहीं आता व्यक्ति के पास, तो माता जी ने कहा इसमें आश्चर्य की बात क्या, तुम्हारे पास माइंड ही नहीं रहता। तुम अपना सैंपल तो उठाओ विचारों का, वो तो यूं ही बस चक्कर सा चलता रहता है दिमाग के अंदर। एक संयत तरीके से आपके उद्देश्य के अनुरूप विचार आए नहीं। कितने बरस हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अभी भी सारे दिन तो नहीं रख पाते इसको, जबकि और कोई यहाँ माहौल नहीं। और अपन तो पर्सनली सुबह सुबह कोशिश रोज सुबह कर रहे हैं, पूरे दिन में आपका रूटीन मजबूर कर रहा है कि नहीं कंसंट्रेट करो। और फिर भी एक्चुअल आपकी प्रकृति जिस तरीके की बनती बनी हुई है, ये तो भाग भाग के, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है नीचे की ओर, वो तो नीचे ही जाएगा। चीजें जो हैं हमेशा ही नीचे की ओर ही गति करने का प्रयास रखेंगी। इसमें कोई आपकी मेरी बात थोड़ी है, गठन इस तरीके का है। अभी जब तक सबकॉन्शियस का नीचे प्रिंसिपल बना हुआ है इसके अंदर, कि मैं इससे चूक निकला या कोई और इससे, ये तो है ही नहीं। तो इसी के लिए तो महाश्री अरविंद आयर सारा कार्य कर रहे हैं और कर रहे थे। तो इनमें से हम अपने संभवन की सच्ची संरचना से अनभिज्ञ, हम मन या प्राण या शरीर या इनमें से किन्हीं दो या तीनों को, किन्हीं दो को, कि शरीर या प्राण मान लिया। राजयोग में जा रहा है वो केवल अपने मन को मान ले रहा है। हठ योग के अंदर जा रहा है वो शरीर के माध्यम से प्राण के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, फिर उसके माध्यम से मन पे जा रहा है तो जा रहा है। तो आप किन्हीं दो या तीन को, एट लार्ज तो खाली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बेचारे शरीर के ऊपर ही, सब उनकी व्यवस्था शरीर से लेके है। और इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं आने पाता। आप देख लो, चाहे बातें कितनी भी कर लो, शरीर या उसका परिवार, उससे परे की तो बात हम सोच ही नहीं सकते। सोच लो तो पर उसमें रस नहीं आता। सोच सोच तो चलो लो, रस कहाँ आता है उसमें। अगर आप ये तय करो कि चलो मेरे को तो अब अपने आप का पदार्पण करना किसी ऐसी चीज में, तो दूसरी आपकी प्रकृति रजिस्ट करनी शुरू कर देगी। वो रजिस्ट करनी शुरू कर देगी, उसके तो रस जैसे हैं वैसे हैं। तो आपको बहुत तेजी से उस वाली प्रकृति पे भी कार्य करना चाहिए जो पॉजिटिव के ऊपर गंभीरता से सारे समय जा पाए। हम सबके लिए आवश्यक है ये। तो तीनों में से किसी दो को या तीन को हम जो है उसका पूरा लेखा जोखा मान लेते हैं कि हम तो यही हैं, हम तो शरीर है, हम तो केवल प्राण है। तो आज सारा आपके सामने क्या दिया जाता है, अरे ये इस तरीके से काम करो और फिर बाद में तुम रिटायर्ड लाइफ जियोगे। ये तुम उसको क्या समझा रहे हो उसकी, ये तो बड़ी बुरी बात है। यूं तो आपको ये कहा जा रहा है आपके पास करने के लिए काम नहीं होगा। कितनी तकलीफ वाली बात है। आप कैसे जी सकते हो। अभी अपन एक उद्देश्य बनाते हैं, ये करेंगे, और ये कह रहे हैं आपका उद्देश्य यही है कि थोड़े समय में इतने पैसे कमा लो, और बाद के अंदर वेल अर्नड आपका जो ये जो रिटायरमेंट है वेल अर्नड है। ये क्या है ये। इसको तो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, हालांकि वो होता नहीं, पर प्रस्तुत तो किया जा रहा है। लोग इसको देख के ये भी, अरे वाह ऐसा हो तो बढ़िया रहे। बस आपको तो 10 साल आपने काम किया और फिर बैठे खाओ जी। अरे ये तुम क्या, ये मतलब क्या है ये, इसका क्या अर्थ हुआ। जबकि आइडियल एटीट्यूड में तो कह रहा हूं साधक की जरूरत ही नहीं है। एक कितने लोग हैं जो टीचर रहा या कोई कोई डिपार्टमेंट में रहा, उसने कहा यार अपन रिटायरमेंट के बाद में खाट पकड़ लेंगे, नहीं तो अपने आप को किसी एक्टिविटी के अंदर डालो। कितने समझदार लोग हैं कई, वो कह रहे हैं अगर अपन ने घर के ऊपर रहना स्वीकार कर लिया, ये खाट अपने को नहीं छोड़ेगी। मतलब लोगों को देखता हूं, अच्छे भले लोगों को, वो छोड़ते नहीं अपने उस दायरे को, पकड़ लेता है वो उसको। आपके लिए वो नियम बन जाता है। कॉन्शियसली यदि कोई कर सके तो
कुछ न कुछ नवाचार करे, नई ऐसी चीज तो पता चल जाए कि मेरा जो ढांचा है उसको मैं तोड़ रहा हूं, उसको तोड़ो, उसको चेरिश नहीं करो, ये कॉन्शियसली तोड़ दो उसको, जो भी ढांचे बन रहे हैं ना ये, उसको तोड़ो, ये क्षमता रखो। और अगर फ्रेश रहोगे अंतरात्मा में तो कोई ढांचा बन ही नहीं सकता। ढांचा कैसे बनेगा? उसी व्यक्ति से आप सेम वही बात नहीं करोगे आप, क्योंकि आप तो भीतर से देख रहे हो अब मेरे को इससे क्या बात करनी है, आप तो फ्रेश हो। पर क्योंकि भौतिक प्रकृति फिर से उन्हीं चीजों में लौटती है, तो कॉन्शियसली इसको तोड़ो भी, क्योंकि नहीं तो हम सारे तैयार हैं इस चीज के लिए, नहीं मैं तो अंतरात्मा के हिसाब से ही व्यवहार करता हूं, अरे नहीं नहीं ये खतरनाक बात है। आगाह करने की बात है, इसको प्रैक्टिस करो तो अच्छी बात है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं इसका प्रयास करता हूं, नहीं तो आपका फ्रेमवर्क तो बन गया ही पक्का ही, आपके सोने उठने बैठने की आदतें भी बन गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर आप रात को लेट तक जगो या इस तरीके से, क्योंकि शरीर को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो पहला ही 4 ऑस्टेरिटीज और 4 लिबरेशन के अंदर मास्टरी में शुरू में ही मां कह रही है ये बात, पहली चीज ये कह रही है, ये नियम आप बना रहे हो पर वो सोच के बना रहे हो, पर कभी भी उसको आप रीमोल्ड कर सकते हो, रीफैशन कर सकते हो। अगर आप सोच के करोगे तो शरीर भी आपको रजिस्ट तो शुरू में तो करेगा, पर एक आपके भीतर कोई चीज है ही नहीं, तो शरीर तो वैसे ही रजिस्ट करेगा आपको। तो ये सच्चा सिद्धांत आप मान बैठते हो और उसको दृष्टि से ओझल कर बैठते हैं, जो उन्हें गठित करता है और अपनी गुप्त उपस्थिति से उन्हें निर्धारित करता है। और अकेले जो ही संप्रभु रूप से अपने आविर्भाव से उनकी क्रियाओं को तय करने के लिए अभिप्रेत है, ये छठा संरचनात्मक अज्ञान है। कॉन्स्टिट्यूशनल, इंग्लिश में इसका शायद कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके का है। इसलिए अगर इन पे, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। अब ये हमको पता नहीं हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक टीचर को ये सेंस होना चाहिए, साधक को तो निश्चित ही ये सेंस होना चाहिए। हाँ मतलब इसको मानसिक पता हो नहीं हो, पर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसके प्रति तो सज्ञानता जितनी की जाए उतनी ही हमेशा बढ़िया ही है, वो कभी भी ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अरे 7 परतें हैं काम में करने के लिए, एक कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तो यहां बैठे रहने के लिए समय कहाँ है? अगर ये संभावना मेरे सामने है तो इसको बार बार, मैं कह रहा हूं इसको रख पाना तो बड़ा असंभव सा है, पर कम से कम इसको स्वीकार तो करें। रख पाना तो एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए कुछ कर पाना। पर अगर ये कोई व्यक्ति के दिमाग में है, इसके तरीके से चल रहा है, तो कम से कम एक राइट डायरेक्शन में चल रहा है। नहीं तो रोज आके हाँ जी ये तो कंtemplate करने की बात है, करेंगे वही ट्यून पे तो उसी पे डांस करेंगे। अच्छी सेमिनार में जाते हैं, अच्छी बात करते हैं, कहते बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात करी आपने, शिक्षा तो बच्चों की यही वाली होनी चाहिए। और पता चलता है नेक्स्ट मोमेंट आप वही वही बात, अरे ये क्या हुआ? ये तो डिसहार्टन कर देगी सारे इसको, जो परीक्षण किया जा रहा है इसको। इसलिए कहते तो सारे हैं बोलचाल में कि इंटीग्रल एजुकेशन ये वो, और ऐसे कैसे, यही तो देख रहे हैं। छठा संरचनात्मक अज्ञान है। इन सभी अज्ञानताओं के परिणाम स्वरूप हम संसार में अपने जीवन के सच्चे ज्ञान, शासन और आनंद से चूक जाते हैं। अब अपने विचारों, इच्छा शक्ति, संवेदनाओं, कार्यों में अज्ञानी हैं। विचारों में अज्ञानी है, हो ही जाएंगे। मैं जिसको उद्देश्य मान बैठूंगा जो है ही नहीं उद्देश्य। शरीर उद्देश्य नहीं है, शरीर तो माध्यम है धर्म साधन का। हम तो शुरू से ही कहते हैं शरीर धर्म साधन के लिए है। इनफैक्ट आपका बीइंग पूरा का पूरा धर्म साधनम। अगर धर्म साधन के लिए शरीर है तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, नहीं करोगे अपने आप ही हेल्थ, कि भगवान ने बनाए उसको इतना बढ़िया है। ये तो हम तोड़ रहे हैं उसको। हम कोई एक व्यक्ति नहीं, अब तो जिन्होंने जिस तरीके का भोजन कर लिया, जिस तरीके की हवा कर ली, आप तो जी लिए किसी भी तरीके से, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो बेचारी सही अपने पांव पे सीधी चल पाए। और ये तो सोच भी नहीं रहे, ये तो एआई से देख रहे हैं, जरूरत भी नहीं रहेगी, तो ठीक भी है। अब तो कि टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा और हम उनमें जितने गुण डालने वो डाल देंगे अपने मन से।
यहां तक तो हम आ ही गए कि ये चिप जो है माइंड में, अब ब्रेन में आपके लगनी शुरू हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट आपके, जो जैसे कोरोना आया, टीकाकरण कंपलसरी था, तो ये चिप आपके अंदर डालना कंपलसरी कर दें और वो कहीं गिनी पिग्स के रूप में आपके ऊपर परीक्षण कर रहे हो, इसका क्या पता। भाई इंजेक्टिबल्स के अंदर जहां ऑपरेशन थिएटर में आपको इंजेक्ट किया जा रहा हो, इसका क्या पता चल रहा है? इसका कोई पता थोड़ी है। जैसे अफ्रीका के अंदर और के अंदर ये एड्स के वायरस किस तरीके से डाले गए, पोलियो के माध्यम से, ये के माध्यम से, सब टोटल बकवास है वैश्विक स्तर के ऊपर। ये तो इतनी इतनी बड़े, ये भयंकर चीजें हैं। इसने आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर दिया। जितना ये टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, सब एकदम बेकार है। ये तो इतनी बड़ी समस्या वाली बात है और हम इसको, इनोसेंट है वो, ले जाके माएँ खुद लगवा के लेके आ रही हैं कि भई ये तो लगवाओ। वो भी बता देते हैं इतने दिन पे ये, इतने दिन पे ये। और अब तो ये कह रहे हैं कि अब ये सर्टेन चीज़ें तो वो शुरू से ही हटा दें, जैसे अपेंडिक्स पहले हटा देंगे आपको, गॉल ब्लैडर पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ वहीं हटा देंगे। यार क्यों बार-बार दर्द कराएँ इसको बेचारे को? नक्की करो, इसका कोई काम तो है नहीं। यहाँ तक तो आ गए और पता नहीं क्या-क्या चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कमर्शियलिज़्म ड्राइव कर रहा है, तो उसको इसमें दर्द नहीं होगा ये करने में। जैसे आप मुर्गियों से जो चीज़ ले रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स में ले रहे हैं या आपके किन-किन इंडस्ट्रीज़ में ये सारे काम में आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। लाइसेंस जो दे रहे हैं उनको, बutcher हाउसेस को और को, हमारे अपने लोग कहते हैं अगर ये इनको काटेंगे नहीं तो फिर इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर पशुओं को नहीं काटा जाएगा, तो मनुष्य कैसे रहेंगे? तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, इस बात को कि आपसे आगे वाली कोई चीज़ आ जाएगी, वो मनुष्यों को काटे तो जस्टिफाइड है। भई मनुष्य आगे की आप कह रहे हो, मनुष्य उससे एडवांस्ड है। हम्म, इसलिए उससे जो ये नीचे वाली जो एक जो सीढ़ी है, उसको वो काट के खा जाता है। समुद्र की सारी मछलियाँ खा जाओ, जो भी यहाँ हवा, पानी, पशु, पक्षी सबको खा जाओ आप तो, कैसे भी खा जाओ। और दूसरे बेचारे कर ही नहीं रहे ये काम। जो भोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपको करके दे रहे हैं, सारा तालमेल में चल रहा है और आप कह रहे हो मैं तो बस निगल जाऊँ कैसे भी, और फिर कह रहे हो मैं ऊँचा हूँ चेतना में। किस चीज़ में हो ये बताओ तो सही? और इसके अगर सच्चे उदाहरण लेना शुरू कर दो, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम चूक जाते हैं इससे। ये कह रहे हैं सच्चे ज्ञान, शासन और आनंद से चूक जाते हैं। हम अपने विचारों, इच्छा शक्ति, संवेदनाओं, कार्यों में अज्ञानी हैं। जगत के सवालों के प्रति हर बिंदु पर गलत या अपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। हर बिंदु पर, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम सबका जैसा गठन है। भई अगर आपको जेन्युइनली पैर में दर्द है सपोज़, एक एक्सपीडिशन जा रहा है, कोई अभियान जा रहा है सपोज़, पहाड़ पे चढ़ने का या कोई और है, तो अब जेन्युइनली आपके ये कंसर्न रहेगा यार पाँव में दिक्कत है, शरीर खींच लेगा ना आपको। तो प्रतिक्रिया जो आप देते हो, आपके गठन के अनुसार ही तो प्रतिक्रिया देते हो। गठन तो आपका बना हुआ है इस चीज़ का, तो पहले तो संज्ञान है नहीं, तो प्रतिक्रिया कैसे देंगे? यहाँ तो सोच के हम इन चीज़ों को प्रश्रय दे रहे हैं, अपने लोअर नेचर को। तो यहाँ सारे कंसिडरेशंस, अगर आप अपने भोजन के समय को कंसीडर करके कोई अभियान कर रहे हो, तो आपको अगर थोड़ी दूर जाना हो कहीं, भई सपोज़ मेरे को कहीं की यात्रा करनी है, तो मेरी प्लानिंग मैं किस तरीके से करूँगा? क्या तो शॉर्टकट करूँ इसको, फटाफट जाके वापस आ जाऊँ। उस व्यक्ति से मेरा यहाँ भोजन का समय 12:30 बजे है सपोज़, एक व्यवस्था में हूँ, पर यदि मैं उसको एक मानक मान के या उसके हिसाब से चलूँ, तो जिस व्यक्ति के साथ मेरे को मीटिंग है सपोज़ इस समय, अगर मेरे पीछे ये चीज़ टिक कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर आपके कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। सारा ही फ़र्क आ जाएगा इस चीज़ से। आप उतना परफ़ेक्ट, अगर आपको मैंने एक डेडलाइन दे दी और उस घर के एक घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो या पेंटिंग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेडलाइन दे दी तो उसमें और जो दूसरी संभावनाएँ हैं, जो उस डेडलाइन को ऑनर नहीं करती, आपको उनको दरकिनार करके अगर वो डेडलाइन आपने मान ली, तो कंसिडरेट मैं कह रहा हूँ कोई भी कंसिडरेशन आपके,
उस अनुसार प्रतिक्रिया करते हो या कार्य करते हो आप। तो ऑलरेडी आपके मन में रहती है मेरा शरीर, फिर मेरा प्राण उससे संबंधित। मन तो, माइंड तो शायद ही कोई कोई कंसिडर करता हो माइंड। उसमें तो खाली ये अपने अपने विचार, मेरे क्रोध आ गया वो मेरा है और इसलिए वो ठीक है, मेरा क्रोध करना जायज है, मेरा ये जो कर रहा हूं वो जायज है, कि मेरे अंदर आ गया ये, उसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूं कुछ भी, किसी भी चीज के लिए। तो ये अपूर्ण प्रतिक्रिया आप चाह के भी कुछ भी कर लो, चाहे माँ कह रही है कि सबकॉन्शियस है, मनुष्य जाति ऐसी है कि 100 में से अगर वो चयन करे तो 99 टाइम्स जो है चाह के भी सही नहीं कर सकती, गलत ही चयन करेगी। व्यक्ति कहते हैं नहीं मैंने खूब सोच विचार के किया, पर सोच विचार के तेरे जो आधार हैं वो भी तो वही हैं। सोच के तूने इस इक्वेशन में ये थोड़ी किया कि माँ के लिए काम करेंगे, ये तो बात ही नहीं आती कि अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के लिए करेंगे। अगर वो भी आप मान लेते हो, ये उद्देश्य भी जैसा कि हम में से कुछ लोग बैठे कहते हैं, तो भी वो कहने से नहीं होती ना। अरे शरीर तो प्रवेश कर ही जाएगा आपका, इसके भीतर आपकी दूसरी चीजें वो गुत्थी को वहां सुलझाएंगे नहीं तो आएंगी। भाई यहां से अगर छेद है, उस बिल के अंदर से चूहे एंटर कर रहे हैं, उसको मैं टारगेट करूं नहीं, और वो आके मेरी पुस्तकों को यहाँ काट रहे हैं या जो भी यहाँ गंदगी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो, उसको मैं रोज कहूं मैं इसको ठीक कर लूं अपने घर को, रोज मैं स्वाध्याय भी करता हूँ ये भी करता हूँ। अरे भाई वो ठीक बात है, आपको दोनों एंड पे काम करना पड़ेगा, जहां से समस्या है उसको रोको भाई वहां, इतना तो मिनिमम जरूरी है। तो ये प्रतिक्रिया अपूर्ण देते नहीं, जानबूझ के गलत देते हैं। अपूर्ण तो ठीक है, अपूर्ण मतलब तो वो पूर्ण नहीं है। अपूर्ण तो एक बच्चा अपनी पूरी जो एफर्ट कर रहा है उतना बेचारे ने लिख दिया, जो टेढ़ा मेढ़ा लिख पाया। पर यहाँ तो सोच समझ के बना ही वो रहे हैं हमको, जो जो नहीं बनाना है। ये तो परवर्सिटी भी तो है, बदमाशी है। जानते हो कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, ये वाली बात को करोगे जो ये श्री अरविंद कह रहे हैं, तो आपको लगता है फिर तो आप एग्जिस्टेंस से बाहर ही चले जाओगे, फिर जियोगे कैसे? जो चेरिश जो चीजें हैं वो तो दूर चली जाएंगी आपसे। हम में से हर व्यक्ति जानता है कौन सी चीज के क्या मायने निकल रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी जानती है कि उसका कंफर्ट जोन, जैसी कंफर्ट जोन की बात आती है हम सब अपने अपने वाले को तो कहते हैं वो तो जस्टिफाइड है, और दूसरे वाले का दिख जाता है। होना चाहिए उल्टा। भाई उचित है या वो कंफर्ट जोन है, ये तो आपका भीतर से तय होगा या आपका गुरु तय करेगा। मेरे लिए आज ज्यादा सोना जरूरी है, वो कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा, वो मेरे शरीर के लिए जरूरी है। तो इसको कोई दूसरा डिफाइन एज सच नहीं कर सकता। कॉमन कुछ चीजें हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो स्पष्टता ही नजर आ जाती है। पर ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, और इसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये तो अपनी अपनी बात है भाई। और ये अपनी अपनी कहती है, आदमी के पास पूरा खेल का क्षेत्र हो जाता है और उसके अंदर वो उसी के अंदर चला जाता है। बड़ी तकलीफ की बात है ये। भाई क्यों करनी चाहिए किसी को भी ये, अगर उसके पास ये संभावनाएं हों ये वाली। त्रुटियों और कामनाओं, प्रयासों और असफलताओं, दुख कष्ट और खुशी, पाप और ठोकर के चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़क को पकड़े रहते हैं, एक बदलते लक्ष्य को अंधे के रूप से टटोलते रहते हैं। यह है सातवां व्यावहारिक अज्ञान है। ये व्यावहारिक है। अब कौन सा वाला या सारे हम पकड़ सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो कभी भी इनफ तो हम कर ही नहीं सकते इसमें। अवश्य ही अज्ञान की हमारी अवधारणा ज्ञान की हमारी अवधारणा को निर्धारित करेगी। यहां तक जो सेंटेंस है इसके अंदर, पहले तो ये बताइए कोई सेंटेंस ऐसा है जो क्लियर नहीं है? अनिल जी। हाँ पंकज जी। अब इसमें इन्होंने तो खैर इसको इस तरह से क्लासिफाई कर दिया एक तरह से, अलग अलग इग्नोरेंस। पर इन जनरल जो अपन इग्नोरेंस तो अपने लिए तो वो ही है, ज्ञान इंटरमिक्स है, मतलब अपन इस तरह से क्लासिफाई करके समझना, मेरे को लगता नहीं अपने इस तरह से समझ पाते हैं, या वो कभी सोचा भी है इस तरह के भाई ये अब अलग अलग डिफाइन, इन्होंने लाइन खींच दी कि भाई ये तो यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। पर अपने सोच में तो इंटरमिक्स एक अज्ञान, तो अज्ञान जनरल है अपना तो। हाँ, इसका मजा कब है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है।
हाँ कौन सा वाला कौन से वाले को कैसे प्रभावित करता है पूरा तो हम जान ही नहीं पाएंगे, यस पर मान लो आपका 3 नंबर वाला अज्ञान है वो आपके 5वें वाले के अंदर भी, क्योंकि हम तो एक हैं। हाँ अरे भी पहला वाला है इसीलिए तो ये बाकी सारे हैं। हाँ ओरिजिनल इग्नोरेंस तो है ही हाँ, बिल्कुल। मूल अज्ञान हो गया इसलिए सारी लेयर्स, ये सारी सारी पूर्तें बन गई। हाँ अब ये तो तो फाइन लाइन इन्होंने कर दी भाई कि ये इसका ये यहाँ से आ रहा है या इसका ये कारण है, इसका ये चीज है, इसका तो अब ठीक है, इसको पहचानना इतना आसान तो नहीं लग रहा। हाँ, ये मूवमेंट है, सज्ञान होने की हाँ ओर गति करनी चाहिए। यस ये सज्ञान होने की तरफ अपना मूवमेंट होना चाहिए। और उसकी कोई, ये तो पूरा ऐसा दे दिया, कौन हम में से कह सकता है? अगर थोक का व्यापार भी करो तो भी ये तो बहुत खुदरा मुश्किल है, वाली तो बात ही कहाँ है। बहुत बहुत मुश्किल है। पर कम से कम ये समझ तो आना चाहिए व्यक्ति कि भैया पूरे हथियार वगैरह हाँ इकट्ठे करो और तेरे पास जितने हैं क्या पूरे विश्व के सारे लगा दोगे तो भी ये तो समस्या बड़ी भारी है, करने हाँ लायक है। मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये टारगेट तो बहुत ऊंचा है। यस हाँ, पर जहां भी हो उससे डेफिनेटली आप आगे जा सकते हो, उसमें सचेतन होने की प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है। हाँ संभावना है बिल्कुल। तो वो तो हम शुरू कर ही सकते हैं, उसमें क्या बात है। पर इसमें जो बिल्कुल आपको मानसिक रूप से अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो आपके कर्मों में बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी, ये तो निश्चित इसका परिणाम है। तो इसके ऊपर कि ये हाँ वाला है, सपोज आपने ये रख लिया, सबसे निचले वाले को व्यावहारिक वाले से ही शुरू कर सकते हो। मूल अज्ञान का तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ प्रैक्टिकल की है भाई जो सबसे मेन तो। नीचे वाला है हम इससे शुरू कर सकते हैं, या जो का जो कर सकते हैं। फिर उसको स्व अध्ययन के हिसाब से कि इसको रख लिया, भैया इसमें ये बातें हैं। अच्छा, अब इसमें आपका जो साइकोलॉजिकल अज्ञान है वो व्यावहारिक वाले को भी ऐसे परेशान करेगा, और व्यावहारिक वाला साइकोलॉजिकल में ऐसे परेशान करेगा। बहुत अच्छी सज्ञानता आ जाएगी। पर ये सज्ञानता तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास डीपर लाइट नहीं होगी अंतरात्मा की। विवेचन करोगे हाँ किससे? बिल्कुल वो टॉर्च तो चाहिए। वो चाहिए। मिनिमम है आपके जो माइंड की पावर, माइंड मतलब बुद्धि, माइंड ये माइंड नहीं इंटेलिजेंस वाला, हाँ बुद्धि। हाँ बुद्धि। बुद्धि योग से ही शुरू किया तो आप इस संकल्प से शुरू करते हो कि मेरे सारे कार्य मां के निमित्त होंगे, बाहरी कार्य तो नहीं होंगे। तो धीरे 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 उसका आरोहण होगा। कोई दूसरी चीज है वो इंटरवीन करेगी, व्यक्ति सोचता है मैं अपनी सामर्थ्य से कर लूंगा। अरे अपनी सामर्थ्य से तो उन्हीं चीजों को फेरबदल तो कर लेगा, नया तत्व कहां से लेके आएगा? लाइट तो कोई दूसरी चीज की चाहिए तेरे को, तू कहां से जनरेट कर देगा? तू तो इन्हीं चीजों को करेगा। तो हाँ हायर अंतरात्मा में प्रवेश इंटरवेंशन तो, चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात हायर है। इंटरवेंशन चाहिए बिल्कुल। वो ही करवाएगी आपसे। हाँ नहीं नहीं सही है, अपने बुद्धि की है, ऐसे नहीं है। अपने तो सरेंडर वाली स्थिति है भाई, आप तो सरेंडर करो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। देविका जी। देखो प्रश्न तो नहीं है, ये तो दोबारा से पढ़ के समझना पड़ेगा, एक एक चीज को कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा। और उसको बाकी तो एग्जीक्यूट ठीक करना है। पड़ेगा। हाँ जी। कंtemplate तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अब उसको कभी तो एग्जीक्यूशन में लाएंगे। हाँ जी। एग्जीक्यूशन के टाइम आपकी प्रकृति ये कह देगी मैं तो इसी चार दीवारी में या इसी फ्रेमवर्क में इसी में एग्जीक्यूट करूं। अब तो ये तो फिर बाद में कंtemplation इस चीज का होना चाहिए कि आपको बड़े सस्ते में लिया जा रहा है, वो आपका अपहरण करे हुए हैं। तो ये साहस करना बहुत जरूरी है, इसलिए जो विवेकानंद जी कह रहे हैं साहस, वो साहस नहीं करोगे तो कंtemplate तो कर ही रहे हैं, कितना जीवन तो निकल गया हमारा कंtemplate करते करते। वो एक दायरा तो छोड़ने देंगे नहीं आपको। कोई दिन तो साहस तो हम सबको करना ही पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि कोई मेरे को नहीं करना पड़ेगा और आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ये कोई बातें नहीं है। दायरे सबके हैं, और उसको दायरे को तोड़ना ही साहस है बस। ठीक है, यहां विराम हाँ। देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री। जय श्री